उस सुबह भीमा ने अपनी रोटी नहीं खाई, क्योंकि उसे पता था अगर वो खा गया तो उसकी बेटी कावेरी को दिन भर भूखा रहना पड़ेगा। आप क्यों नहीं खा रहे हो? दिन भर खेत में काम करोगे। रोटी बस एक है निशा, आधी तू खा ले, आधी कावेरी को दे देना। मैं खेत पर कुछ ना कुछ खा लूंगा। पिताजी, कल काम पूरा हो गया तो सेठ मजदूरी देगा ना? पता नहीं बिटिया, अब तो ठंड भी उसके हुक्म से लगती है। गरीब जब रोटी बचाता है तो वो भूख नहीं, उम्मीद बचाता है। भीमा अपना फावड़ा लेकर काम करने के लिए घर से निकल पड़ता है। कड़कड़ाती ठंड, हवा में धुआं सा दर्द, गरीब की सांस भी जम जाती है। लेकिन भीमा जैसे लोग फिर भी खेत में पहुंच जाते हैं, क्योंकि उनके पेट का ताप सिर्फ मेहनत से जलता है। अबे भीमा, अभी तक ये हिस्सा पूरा नहीं किया। मैं कितना बोल चुका हूँ, 2 दिन में ये पूरा खेत साफ चाहिए। ये रफ्तार से तो तू साल भर में भी खेत साफ नहीं कर पाएगा। नहीं सेठ जी, रहम करिए, ठंड बहुत है, हाथ जम जाते हैं। सेठ जी, 2 दिन और दे दो। रहम? जब जमीन जोतते वक्त हाथ कांपे थे तब रहम याद नहीं आया था? ठंड तेरे लिए है, हम भी तो इंसान हैं। अगर 2 दिन में काम पूरा नहीं हुआ तो मजदूरी गई। काम नहीं होता, बस बहाने चाहिए। कभी कभी सजा गुनाह से नहीं, गरीबी से मिलती है। सेठ जी, इसको ऐसे पसीना बहाते देख मजा आता है। लग रहा है जैसे खेत नहीं, खुद की किस्मत जोत रहा हो। अबे मजा तो तब आएगा जब ये रोएगा। अभी तो बहुत रुलाऊंगा इसे। अभी तो खेल शुरू हुआ है। देखो सेठ जी, अब तो ये अधमरा लग रहा है। जो भूख से नहीं मरता उसे मैं ठंड से मरवाऊंगा। हे भगवान, ये क्या हाल बना लिया है आपने? कुछ नहीं निशा, सेठ ने आज खेत पर ज्यादा काम कराया, इसीलिए थक गया हूँ। आप एक दिन भी आराम नहीं करते हो। आराम तो सेठ करता है निशा, गरीब नहीं। पिताजी, मैं भी चलूं कल खेत पे? साथ रहूंगी तो थोड़ा जल्दी काम हो जाएगा। नहीं बिटिया, वहाँ तेरे जैसे फूलों के लिए जगह नहीं, वहाँ सिर्फ कांटे हैं। भीमा लेटा हुआ खांस रहा है, शरीर कांप रहा है। निशा उसके पास बैठी है। अब आप कल नहीं जाओगे, मैंने कह दिया। अगर नहीं गया तो मजदूरी गई, अगर गया तो शायद जान चली जाएगी। जान की कीमत रोटी से ज्यादा होती है। अब आपको कुछ हो गया तो हम दोनों कहाँ भटकते फिरेंगे? भीमा धीरे धीरे आंखें बंद कर लेता है। अगली सुबह कावेरी चुपचाप घर से निकलती है, हाथ में फावड़ा पकड़ती है, खेत की ओर जाती है। जब पिता का दर्द बेटी समझ जाती है, तब बचपन एक पल में जवान हो जाता है। भीमा की बेटी को काम करते देख बाकी मजदूर भी आपस में फुसुर फुसुर कर रहे थे, लेकिन तभी जमींदार आ जाता है। वाह, अब बेटी को भेज दिया। गरीबों में भी अब वंश परंपरा शुरू हो गई। कावेरी चुप रहती है, मिट्टी खोदती है। भीमा दूर से आता है, उसकी आंखों में शर्म और दर्द दोनों हैं। बिटिया, छोड़ दे ये सब। अगर मैं भी डर जाऊं तो हम खाएंगे क्या बाबा? तेरे हाथों में मिट्टी नहीं लगनी चाहिए थी, लेकिन मेरी औकात ने तुझे भी गंदगी में ला दिया। सारा परिवार ही नौकरों वाला है, अब बेटी को भी काम पर लगा दिया। शाम का समय, भीमा अपनी झोपड़ी के बाहर आग जलाकर अकेला बैठा था। शायद गलती मेरी है। हर दिन सोचता था कि मजदूरी से पेट भरेगा, पर कभी ये नहीं सोचा कि इज्जत का भी पेट होता है। आंखों में आंसू भर आते हैं। दूर मंदिर की घंटी की आवाज आती है। भगवान, तूने सब देखा, अब बस इतना दे दे कि मेरी बेटी को मेरी जैसी जिंदगी ना मिले। निशा चूल्हे के पास बैठी थी, हाथ सेंक रही थी। बाहर ठंडी हवा चल रही थी। भीमा अभी अभी नींद से उठा था। सुनो, जरा आज जंगल चले जाना। सारी सूखी लकड़ियां खत्म हो गई हैं, ठंड बढ़ रही है और कल रात की आखिरी लकड़ी भी जल गई। ठीक कह रही हो निशा, अब तो सर्दी तो हड्डियां तोड़ दे रही है। जंगल में सूखी लकड़ियां मिलना बहुत मुश्किल हो गया है। चलो थोड़ा नाश्ता कर लो, फिर निकलता हूँ। जल्दी लौट आना, धूप ढलने से पहले जंगल ठीक नहीं लगता।
भीमा मुस्कुराता है, कुल्हाड़ी उठाता है और निकल पड़ता है। जंगल के अंदर दोपहर का वक्त, पत्तों की सरसराहट, ठंडी हवा। भीमा लकड़ियां काटकर उनका गट्ठर बना लेता है। आखिर बड़ी मुश्किल से इतनी सूखी लकड़ियां मिल गईं। अब जल्दी से घर चलता हूँ। तभी अचानक किसी के कराहने की आवाज आती है। कोई है वहाँ? अरे, लगता है कोई मुसीबत में है। मुझे चलकर देखना चाहिए। भीमा सतर्क होता है और आवाज की दिशा में बढ़ता है। वह देखता है कि झाड़ियों के पास एक अधेड़ आदमी पड़ा है। पैर में चोट लगी थी। क्या हुआ तुम्हें? बैल अचानक डर गए, गाड़ी पलट गई, पैर में बहुत दर्द है, उठ नहीं पा रहा हूँ बेटा। रुको, ज्यादा हिलना मत, मैं संभाल लेता हूँ। वह उसे सहारा देकर उठाता है। बेटा, मैं पास के गांव का हूँ। मेरा नाम गिरधारी है। यहीं आधा कोस दूरी पर। मेरे पैर में ज्यादा चोट लग गई है। लगता है मैं चल नहीं पाऊंगा। क्या तुम मुझे मेरे घर पहुंचा दोगे? आप चिंता मत करो, मैं आपको घर तक छोड़ दूंगा। तू अपने काम छोड़कर मेरी मदद कर रहा है? लकड़ी फिर मिल जाएगी बाबा, पर जिंदगी नहीं। भीमा उसको अपने गोद में उठाकर उसके घर ले आता है। बाबा, ये क्या हुआ आपको? ये कौन है? बेटा, इसने मेरी जान बचाई है। अगर ये ना होता तो पता नहीं क्या होता। मैंने तुम्हारे बारे में तो पूछा ही नहीं। तुम्हारा नाम क्या है? मेरा नाम भीमा है बाबा। मैं यहीं पास की बस्ती में रहता हूँ। भीमा की सादगी गिरधारी के दिल को छू गई। वह समझ गए कि इस दुनिया में इंसानियत अभी बाकी है। भीमा, तुम इतने थके हुए लग रहे हो और इतनी सूखी लकड़ियां, क्या तुम यही काम करते हो? नहीं बाबा, मैं तो जमींदार सेठ का मजदूर हूँ। खेत पर काम करता हूँ। ये लकड़ियाँ तो घर के लिए, ठंड के लिए चाहिए थी। पर तुम अपनी मेहनत का काम छोड़कर मेरी मदद के लिए इतनी दूर आ गए? क्या तुम्हारे मन में जरा भी लालच नहीं आया कि अपनी लकड़ियां छोड़कर यहाँ समय क्यों बर्बाद कर रहा हूँ? लालच होता तो मैं मजदूरी करता। आज सुबह भी मैंने अपनी बेटी के लिए अपनी रोटी छोड़ दी थी। गरीब की नीयत सिर्फ पेट भरने की होती है, मन भरने की नहीं। तुम्हारी बेटी, क्या वह तुम्हारे साथ काम करती है? हाँ बाबा, जमींदार बहुत सख्त है। 2 दिन में खेत साफ ना होने पर उसने मेरी मजदूरी नहीं दी। मेरी बेटी कावेरी कल वो फावड़ा लेकर खेत पहुंच गई थी। मेरे हाथों की गंदगी मेरी बेटी के हाथों पर लग गई बाबा। ये दर्द उस ठंड से भी ज्यादा है जो मेरी हड्डियां तोड़ रही है। हे ईश्वर, इतनी ईमानदारी और इतना दर्द। तुम महान हो भीमा, तुमने मेरी जान बचाई है। सुनो, मैं गिरधारी, मैं एक व्यापारी हूँ। बड़े शहर में मेरा बहुत बड़ा कारोबार है। मेरा लकड़ी का भी काम है। मैं यहाँ जंगल से कुछ खास तरह की लकड़ियाँ खरीदने आया था। भीमा, तुमने मेरी जान बचाई है। मैं तुम्हें खाली हाथ नहीं जाने दूंगा। तुम मजदूर हो और मुझे अपने काम के लिए एक ईमानदार आदमी चाहिए। मुझे जंगल से सूखी लकड़ियाँ चाहिए। क्या तुम ये काम करोगे? अगर मैं यहाँ काम करने लगा तो सेठ मेरी मजदूरी नहीं देगा। जमींदार की चिंता मत करो। सुनो, तुम जंगल से लकड़ियां लाओगे, मैं तुम्हें एक पूरे गट्ठर के 200 रुपए दूंगा। एक गट्ठर का 200 रुपए? सेठ जी तो पूरे दिन काम का भी इतना नहीं देते थे। ये तो बहुत है बाबा। तुम्हारे जैसे नेक इंसान के लिए ये कुछ भी नहीं है। लेकिन भीमा, मैं तुम्हें एक बात बताता हूँ। इस जंगल के बीच में जहाँ से नदी गुजरती है, वहाँ एक रहस्यमय हिस्सा है। रहस्यमय हिस्सा? हाँ, उस हिस्से में कुछ ऐसे पेड़ हैं जिनकी लकड़ियों का एक गट्ठर बाजार में 1000 रुपए तक का बिकता है। वो बहुत कीमती लकड़ी है। लेकिन ध्यान रखना भीमा, वो हिस्सा बहुत खतरनाक है। वहाँ जाने वाला आज तक लौट कर नहीं आया। उस नदी के पार मौत का साया है। मैं नहीं चाहता कि तुम उस लालच में पड़ो। तुम यहीं पास से 200 वाली सूखी लकड़ियां लाओ, ईमानदारी से अपना जीवन गुजारो। मैं आपकी बात गांठ बांध लूंगा बाबा। आप ही ने मुझे काम दिया है, मैं आपको धोखा नहीं दूंगा। इतना कहकर भीमा खुशी से घर की ओर भागा। उसका शरीर भले ही थका था, पर मन में एक नई ऊर्जा थी। इतनी देर क्यों लगा दी? और ये क्या, लकड़ियां तो बहुत कम हैं और तुम्हारा चेहरा इतना खिला हुआ क्यों है? निशा, एक चमत्कार हुआ है। मैं जंगल में गिरधारी बाबा से मिला। वो एक बड़े व्यापारी हैं। उन्होंने मुझे काम दिया है, इज्जत का काम, और उन्होंने कहा कि मैं तुम्हें एक लकड़ी के गट्ठर का 200 रुपए दूंगा। क्या
एक कट्ठर का 200 रुपए? उसकी झोपड़ी में बरसों बाद खुशी का दिया जला था। 200 रुपए की मजदूरी उसके लिए एक नया जीवन थी। अब हमें भूखा नहीं रहना पड़ेगा। हाँ निशा, अब मैं हर दिन लकड़ियाँ लाऊंगा, पर मुझे सिर्फ ईमानदारी से काम करना है। पिताजी, अब आपको ठंड में ठिठुरना नहीं पड़ेगा ना? नहीं बिटिया, अब नहीं। अगले दिन से भीमा गिरधारी के लिए लकड़ियां लाने लगा। आज तुम्हारा पहला दिन है। जंगल में जंगली जानवरों का खतरा भी हो सकता है। तुम्हें ध्यान से काम करना होगा। लालच के चक्कर में ज्यादा जोखिम मत उठाना। ठीक है मालिक, मैं ध्यान रखूंगा। अब मैं चलता हूँ। इतना कहकर भीमा जंगल की ओर चला जाता है। लकड़ियां काटकर वह उनको इकट्ठा कर लेता है। तभी भीमा लकड़ियों का गट्ठर ले आता है। ये लो मालिक, आपकी लकड़ियाँ। अरे भीमा, तुम? मैं अभी तुम्हारे बारे में ही सोच रहा था। मेरे बारे? मगर क्यों? मुझे डर लग रहा था कहीं तुम जंगल के उस हिस्से में न चले जाओ। अब भीमा हर रोज जंगल जाता, लकड़ियां लाता और 200 रुपए लेकर घर लौटता। कुछ दिन ऐसे ही गुजर गए। 200 रुपए की कमाई से उनका घर फिर से जीने लगा था। एक सुबह जमींदार भीमा के घर जाता है। जमींदार क्रूर था। उसने देखा कि भीमा अब उसके खेत पर काम के लिए नहीं आता। उसका अहंकार जाग उठा। जमींदार का अहंकार सिर्फ काम से नहीं था, वह भीमा की आजादी से जलता था। उसे बर्दाश्त नहीं हुआ कि कोई गुलाम उसकी मर्जी के बिना सांस भी ले। अबे भीमा, सुनसान में कहाँ छुपा बैठा है? बाहर निकल जल्दी। उस दहाड़ से झोपड़ी की छत तक कांप उठी। भीमा, निशा और कावेरी डर के मारे सहम जाते हैं। भीमा और सभी लोग डर के बाहर आते हैं। सेठ जी, आप यहाँ? क्या बात हो गई सेठ जी? बात ये हो गई कि तूने मुझे क्या समझ रखा है? मेरा काम अधूरा छोड़ दिया। सेठ जी, मैं अब उस आदमी के लिए काम कर रहा हूँ जो... चुप! कौन आदमी? तेरा मालिक मैं हूँ। तू कहाँ मर गया था इतने दिन? क्या तुझे लगा कि तू मुझे धोखा देकर कहीं और भाग जाएगा? तेरी पिछली मजदूरी का पैसा मेरे पास अटका है और मैं उसे तब तक नहीं दूंगा जब तक तू मेरा पूरा खेत साफ नहीं कर देता। सेठ जी, अभी आपके यहाँ काम नहीं करते हैं। हमने अपनी मेहनत का रास्ता चुन लिया है। आप बेवजह इन्हें क्यों जलील कर रहे हैं? हाँ, तू काम नहीं करता, अब तू राजा बन गया। जो तेरी बीवी आज मुझसे जबान लड़ा रही है, इसकी जवान बेटी को देखो, अब तो ये भी काम पर नहीं आती। भीमा, तू बड़ा नेक बाप बनता है। तेरी बेटी जवान हो गई है, पर तेरे पास फूटी कौड़ी नहीं है उसका ब्याह करने के लिए। भीमा, तू कब तक इस झोंपड़ी में अपनी इज्जत का जनाजा निकालेगा? तेरी बेटी की शादी के लिए भी तुझे मेरे ही सामने हाथ फैलाने पड़ेंगे। सेठ जी, रहम करिए। आखिर मैंने आपका क्या बिगाड़ा है जो आप हमें इतना जलील करते हैं? मैं अपनी बेटी के लिए ये अपमान सह नहीं सकता। मेरी इज्जत तो बख्श दीजिए। इज्जत गरीब की इज्जत नहीं होती। सुनो, अगर कल से ये भीमा मेरे खेत पर काम करता हुआ नहीं दिखा तो इस घर का एक एक सामान, ये टूटी हुई चारपाई, ये चूल्हा सब उठा ले जाना। मैं इसे सड़क पर ले आऊंगा। जमींदार की आंखें आग उगल रही थीं। वो अपनी क्रूरता का प्रदर्शन करके वहां से चला जाता है। भीमा पूरी तरह टूटकर जमीन पर बैठ जाता है। उसके चेहरे पर शर्म और असहायता का भाव था। जमींदार की धमकी ने भीमा के दिल पर वार किया था। उसकी बेटी की इज्जत दांव पर थी। उसे मालूम था अब उसे कुछ करना ही पड़ेगा। वो अपनी कुल्हाड़ी और उदासी लेकर काम के लिए निकल पड़ा। उसकी चाल में पहले जैसी तेजी नहीं थी। वहां पहुंचते पहुंचते उसको दोपहर हो जाती है। भीमा, आज तुमको इतनी देर कैसे हो गई? अभी तक लकड़ी क्यों नहीं काटने गए? क्या तबीयत ठीक नहीं है? आज सुबह जमींदार मेरे घर आया था। उसने हमें बहुत जलील किया। उसने मेरी पत्नी और मेरी बेटी की इज्जत पर उंगली उठाई। कहा कि मैं आज भी भीख मांग रहा हूँ। उसने कहा कि तू कल मेरे यहाँ काम करने नहीं आया तो वो हमारे घर का सारा सामान उठा ले जाएगा। क्या उस दुष्ट की हिम्मत कैसे हुई मेरे मजदूर को धमकाने की? रतन, जाओ जमींदार के पास जाओ और भीमा की पिछली मजदूरी उससे छीन कर लाओ। उसे बता दो कि भीमा अब अकेला नहीं है। जी पिताजी, आप मुझे आज्ञा दें।
मैं अभी जाता हूँ और उस जमींदार की अक्ल ठिकाने लगा के आता हूँ। ये सिर्फ भीमा चाचा की मजदूरी का सवाल नहीं है, ये उनकी इज्जत का सवाल है। नहीं बेटा, मत जाओ, वो बहुत बुरा आदमी है। अगर तुम उसे धमकाओगे तो वो मुझे और मेरे परिवार को रोज परेशान करेगा। मुझे मजदूरी नहीं चाहिए, मुझे बस शांति चाहिए। आप चिंता मत करो भीमा चाचा, मैं सब संभाल लूंगा। रतन तुरंत भीमा को लेकर जमींदार के घर की ओर निकल पड़ता है। वो गुस्से में था पर उसके कदम सधे हुए थे। जमींदार अपने बरामदे में बैठा था, अपनी क्रूरता पर इतरा रहा था। तभी रतन और भीमा वहां पहुंचते हैं। भीमा डर के मारे रतन के पीछे छिपा खड़ा था। अरे वाह भीमा, तू तो यार दोस्त भी रखने लगा। क्या ये तेरा नया मालिक है? मैं भीमा की पिछली मजदूरी लेने आया हूँ, वो आपकी बकाया है। तेरी हिम्मत कैसे हुई मेरे घर में घुसने की? तू कौन है बे? भीमा के लिए अब तू दलाली करेगा? निकल यहाँ से, ये मेरा और मेरे गुलाम का मामला है। गुलाम अब कोई नहीं है, मेहनत का पैसा लौटाओ सेठ। तू मुझे हुक्म देगा? देख भीमा, इस लड़के को अपने घर से भगा दे, नहीं तो इसे भी यहीं पीटूंगा और तेरी मजदूरी हमेशा के लिए भूल जा। आप अपनी गलतफहमी दूर कर लीजिए सेठ जी। कौन है तू? मैं कौन हूँ? मेरा नाम रतन है और मेरे पिताजी का नाम गिरधारी लाल है। रतन का नाम सुनकर जमींदार के चेहरे का रंग उड़ गया। गिरधारी लाल, तुम उनके बेटे हो? हाँ, और भीमा अब मेरे पिताजी के लिए काम करता है। आप भी जानते हैं कि मेरे पिता का व्यापार इस पूरे जिले में फैला हुआ है। आप किसी मजदूर की मजदूरी रोककर श्रम कानून का उल्लंघन कर रहे हैं। ये बात अधिकारियों तक पहुंची तो आपकी ये जमींदारी। चुप, ये क्या बकवास है? तुम मुझे डरा रहे हो? मैं आपको डरा नहीं रहा, मैं आपको चेतावनी दे रहा हूँ। भीमा की मेहनत के पैसे सूद समेत मुझे अभी चाहिए, नहीं तो कल सुबह तक आपके दरवाजे पर सरकारी नोटिस होगा। आप जानते हैं कि गिरधारी लाल किसी से मुकदमा नहीं करते, वो सीधा कार्रवाई करते हैं। जमींदार का चेहरा पीला पड़ गया, उसकी सारी अकड़ पल भर में निकल गई। वो डर के मारे तुरंत अपने नौकर को बुलाकर पैसे मंगवाता है। ये लो और अपने पिताजी को मेरा प्रणाम कहना। आपकी इज्जत आज भीमा की ईमानदारी और मेरे पिता के नाम से बच गई। दोबारा भीमा चाचा या उसके परिवार को धमकाया तो अंजाम बहुत बुरा होगा। चलिए भीमा चाचा। भीमा ने देखा कि जिस जमींदार ने उसे जीवन भर पैरों तले रौंदा, वही आज रतन के सामने भीगी बिल्ली बना खड़ा था। उसकी आंखों में गर्व और राहत के आंसू थे। भीमा और रतन वहां से निकल गए। रतन इज्जत की कमाई और भीमा के रुके हुए पैसे लेकर सीधा भीमा के घर पहुंचता है। भीमा चाचा, ये लीजिए आपकी मजदूरी। अब वो सेठ आपको परेशान नहीं करेगा। मेरे पिताजी का नाम सुनकर ही उसकी हवा निकल गई। बेटा, तुम तो मेरे लिए फरिश्ते बनकर आए। तुमने मेरी और मेरे परिवार की लाज रख ली। तभी घर के अंदर से कावेरी आती है। पिताजी, आज आप काम से बड़ी जल्दी आ गए। बेटी, ये हमारे मालिक के बेटे रतन हैं। इन्होंने हमारी सेठ से पुरानी मजदूरी दिलाने में मदद की है। रतन जी, आपको मेरी तरफ से धन्यवाद, जो आपने हमारी इतनी मदद की। रतन की आंखें कावेरी पर टिक जाती हैं। कावेरी की सादगी, डर और सुंदरता का मिश्रण रतन को आकर्षित करता है। अरे धन्यवाद की क्या जरूरत, ये तो हमारी जिम्मेदारी होती है। मैं अब चलता हूँ। जब रतन घर लौटा तो उसके मन में एक नया विचार जन्म ले चुका था। कावेरी का चेहरा उसके दिल में बस गया था। अगले दिन भीमा अपनी कुल्हाड़ी से लकड़ियां काट रहा था। उसका काम में मन नहीं लग रहा था। मेरी बेटी अब जवान हो गई है, उसकी शादी की जिम्मेदारी अब मेरे सिर पर है। 200 रुपए की रोज की कमाई से कब तक मैं उसकी शादी के लिए पैसे जोड़ पाऊंगा? मालिक ने कहा था नदी के उस पार की लकड़ियां अच्छी किस्म की हैं, जिनकी बाजार में कीमत 1000 रुपए तक की है। अगर मैं बस 4-5 गट्ठर ले आया तो मेरी बेटी की शादी जल्दी हो जाएगी, उसे दुख नहीं झेलना पड़ेगा। नहीं, मालिक ने कहा था वहां जाने वाला लौटता नहीं। मुझे लालच नहीं करना चाहिए। अगर मुझे कुछ हो गया तो मेरी निशा और कावेरी कहाँ जाएंगी? मुझे ईमानदारी से काम करना चाहिए। लेकिन उसका मन बार बार डगमगाता है। कावेरी के विवाह की चिंता हर दिन भीमा को सताती थी। उसका सब्र टूट गया। वो जंगल के उस हिस्से में चला गया। रात हो गई थी। भीमा अभी तक वापस नहीं लौटा था।
उस रात की ठंड सिर्फ हवा में नहीं थी, वो निशा के दिल में थी। भीमा हमेशा अंधेरा होने से पहले लौट आता था, पर आज की रात बहुत लंबी लग रही थी। हे भगवान, इतनी रात हो गई और ये अभी तक नहीं आए। पता नहीं आज क्या हो गया, मुझे तो बहुत डर लग रहा है। माँ, पिताजी शायद आज ज्यादा रात होने के कारण वहीं रुक गए हों। इतनी ठंड है, वो कैसे रात भर जंगल में रहेंगे? पता नहीं बेटी, आज से पहले तो वो कभी नहीं रुके। मेरा दिल कह रहा है कि कुछ गलत हुआ है। रतन, भीमा अभी तक नहीं आया। उसने आज तक लकड़ी देने में कभी देर नहीं की। मुझे शक है कहीं वो खतरनाक जगह पर न चला गया हो। पिताजी, अगर सच में ऐसा हुआ तो हम क्या करेंगे? लेकिन पिताजी, ये भी तो हो सकता है कि भीमा चाचा के घर की लकड़ियां खत्म हो गई हों, इसलिए उन्होंने आज का गट्ठर सीधा अपने घर पर रख लिया हो और थक कर सो गए हों। गिरधारी भी इस बात को मान लेते हैं। उम्मीद और डर के बीच उन्होंने यही समझा कि भीमा शायद आज अपने घर पर लकड़ी ले गया होगा और थकावट के कारण सो गया हो। अगली सुबह गिरधारी भीमा के घर जाता है। वो उसकी पत्नी से भीमा के बारे में पूछता है। भीमा है क्या? कल भी नहीं आया। आइए बाबा, वो नहीं है। वो कल सुबह काम पर गए थे, पर उसके बाद लौटे ही नहीं। पूरी रात हमने जाग कर गुजारी। हे भगवान, मेरा शक सही निकला। वह जरूर नदी के उस पार गया है। गिरधारी का चेहरा सफेद पड़ गया। वो बिना कुछ कहे तुरंत मुड़े और तेज कदमों से वापस अपने घर की ओर चल दिए। गिरधारी समझ लेता है कि भीमा शायद अब जीवित नहीं है। तभी दूर अंधेरे में कोई आता दिखता है, लेकिन पहचान नहीं पाया कौन था। जब पास आया तो देखा कि भीमा गट्ठर लेकर लंगड़ाता हुआ आया। उसका पैर जख्मी था और शरीर से खून बह रहा था। भीमा, ये क्या किया तुमने? मैं जानता था। तुम वहाँ क्यों गए? तुम्हें पता है तुम्हारी बेटी और पत्नी का क्या हाल है? बाबा, मुझे माफ कर दीजिए। मैंने आपकी बात नहीं मानी। मैंने सोचा अगर ये लकड़ियां बेच दूंगा तो मेरी बेटी की शादी। भीमा इतना कहकर लड़खड़ाते हुए गिर गया। गिरधारी ने देखा कि भीमा ने लकड़ी के गट्ठर को अपने प्राणों से ज्यादा जरूरी समझा था, लेकिन ये लालच उसकी बेटी के प्रति उसके प्रेम से पैदा हुआ था, न कि धन के प्रति। वो भीमा को वैद्य के पास ले गया। अरे, ये बहुत भाग्यशाली है जो जंगल के उस रहस्यमय हिस्से से बचकर आ गया, वो भी अकेला। नहीं तो कोई वहां जाने की हिम्मत भी नहीं करता। भीमा कुछ दिनों बाद ठीक हो गया, लेकिन एक दिन रतन अपने पिता के सामने हिचकिचाता हुआ आया। पिताजी, मुझे आपसे कुछ कहना है। पिताजी, जब मैं भीमा चाचा की मजदूरी देने गया था, मैंने कावेरी को देखा था। मुझे वो बहुत पसंद आई। मैं उससे शादी करना चाहता हूँ। ये तो बहुत अच्छी बात है रतन। भीमा जैसा नेक इंसान मेरा समधी बनेगा, इससे बड़ी खुशी क्या होगी। रतन और गिरधारी भीमा के घर शादी का प्रस्ताव लेकर पहुंचते हैं। भीमा, मैं सीधे बात पर आता हूँ। मेरा बेटा रतन तुम्हारी बेटी कावेरी से विवाह करना चाहता है। भीमा और निशा एक दूसरे को देखते हैं। भीमा का चेहरा तुरंत सम्मान और भय के मिश्रण से भर जाता है। बाबा रुकिए, आपका एहसान मुझ पर बहुत है, लेकिन ये रिश्ता नहीं हो सकता। क्यों नहीं हो सकता भीमा? आप पूरे शहर के अमीर आदमी हैं। आपके पास हवेली है, पैसा है, और मैं इस झोपड़ी में रहने वाला एक गुलाम था, एक मजदूर। मेरी औकात इतनी नहीं कि मैं अपने गुलाम हाथों से अपनी बेटी का हाथ आपके बेटे को सौंप दूं। मेरी दौलत जमीनों में नहीं है, वह तुम्हारे चरित्र में है। मेरे बेटे को तुम्हारी बेटी का चरित्र पसंद आया है, तुम्हारी गरीबी को नहीं। मुझे तुम जैसा ईमानदार समधी चाहिए। गिरधारी के इन तर्कों ने भीमा के सारे डर तोड़ दिए। उसे पहली बार लगा कि वो सच में किसी के लिए महत्वपूर्ण है। आज आपने मेरी बेटी को सिर्फ रिश्ता नहीं दिया, आपने मुझे मेरी इज्जत वापस कर दी। ये रिश्ता मुझे तहे दिल से मंजूर है। भीमा ने अपनी बेटी के लिए खतरे से लड़कर महंगी लकड़ी नहीं कमाई, बल्कि अपनी ईमानदारी और इंसानियत से अपनी बेटी के लिए एक राजकुमार कमाया। ये कहानी हमें सिखाती है कि सच्चा धन संपत्ति नहीं, बल्कि रिश्तों में और नेक दिल में बसता है।